वेलकम टू द आवर चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर 2 और लेक्चर 2 में जो हम देखने वाले हैं वो टॉपिक है आपका मैथ एनालिसिस। AKTU के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ एनालिसिस आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपके पास 7 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम इस लेक्चर में AKTU के लिए अपने 7 मार्क्स को कंफर्म करने वाले हैं, जिससे हम लोग कभी गलती ना करें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। मैं लोकेंद्र कुमार। तो सबसे पहले मैथ एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि मैथ आपका क्या होता है। तो अगर हम मैथ की बात करें कि व्हाट इज द मैथ, तो इट इज द शॉर्टेस्ट क्लोज पाथ विच इज द पार्ट ऑफ लूप and it cannot be further divided into other closed path। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई सर्किट है, सपोज कीजिए मैं आपको एक सर्किट ड्रॉ करता हूं। ये हमने कोई सर्किट ड्रॉ किया। अब अगर आप देखें तो इस सर्किट में एक ये क्लोज पाथ बन रहा है, एक ये क्लोज पाथ बन रहा है, और एक आपका, मैं कलर का पेन का कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको आसानी रहेगी दिखने में। एक आपका ये बड़ा वाला जो हमने रेड लाइन से खींचा है, ये आपका क्लोज पाथ बन रहा है। अब ये जो छोटे वाले पार्ट व्हाइट कलर से दिख रहे हैं, ये आपके इस सर्किट के सबसे शॉर्टेस्ट पाथ से क्लोज पाथ बने हैं, और इन पाथ को आप किसी दूसरे क्लोज पाथ में ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो ये आपका क्या होगा, मैथ होगा। ठीक है, सिमिलर तरीके से जो व्हाइट कलर से दिखाया हुआ है दूसरा वाला, ये भी आपका मैथ होगा। लेकिन जो आपका रेड कलर से शो किया हुआ है बड़ा वाला जो क्लोज पाथ दिखा रहा है, यहां आपके 2 पाथ बन सकते हैं इस एलिमेंट के थ्रू। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो एवरी मैथ है वो लूप तो है, बट एवरी जो लूप है वो मैथ नहीं है। ठीक है ना। तो मैथ क्या हुआ, मैथ आपका सबसे छोटा क्लोज पाथ है जिसको आप किसी क्लोज पाथ में डिवाइड ना कर सकें। और लूप, इट इज एनी क्लोज पाथ ऑफ द नेटवर्क। लूप को हम बोलते हैं कि कोई भी क्लोज पाथ, वो आपका लूप। अब हम जो यूज करेंगे मैथ एनालिसिस में, वो मैथ को यूज करेंगे। जब भी हम मैथ एनालिसिस अप्लाई करते हैं अपने सर्किट में, तो हमको एक लॉ पढ़ना होता है जिसका नाम है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को पढ़ने के लिए हम देखते हैं कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ स्टेट क्या करता है। तो अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात करते हैं, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इन एनी नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द circuit element of any closed path, loop or mesh is equal to the algebraic sum of EMF in that path। मीन अगर मैं इस डेफिनेशन को समझाऊं तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक सर्किट दिखाया हुआ है। सर्किट में एक आपका वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड E है। दूसरा आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसको हमने R1 कहा है। दूसरा रेजिस्टेंस आपके पास R2 है, और तीसरा रेजिस्टेंस आपके पास R3 है। हमने R1 के अक्रॉस जो ड्रॉप लिया है दैट इज द V1, R2 के अक्रॉस V2, और R3 के अक्रॉस आपका 3 है। ठीक है, V3 है। तो अगर हम इस क्लोज पाथ में इन सब वोल्टेज का अलजेब्रिक सम निकालें तो वो इक्वल टू 0 आएगा, जो हमने यहां समेशन 0 दिखाया है। या हम कहें कि जितने भी एलिमेंट यहां लगे हुए हैं उनके अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है उनका सम B1 प्लस B2 प्लस B3 इक्वल टू जो आपका अप्लाइड वोल्टेज है उसके इक्वल होगा। अब ये जो लॉ है ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करता है। आपको कई बार पेपर में 2 नंबर में
किरचॉफ वोल्टेज लॉ की डेफिनेशन लिखने के लिए भी आ जाती है। अब हमें इस लॉ को अप्लाई करना है अपने सर्किटों को सॉल्व करने के लिए। तो सर्किटों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मैश एनालिसिस को यूज करेंगे। अब मैश एनालिसिस को यूज करना है तो हम देखते हैं अपना सबसे पहले सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आप इन डेफिनेशंस को पढ़िए। ये डेफिनेशंस आपको जो स्टेप फॉलो करने हैं, मैं इतनी देर में अपना कैलकुलेटर उठा लेता हूं कि कैलकुलेटर से आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। तो मैश एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले हमें सर्किट को जब सॉल्व करना है तो हम कौन कौन से स्टेप को फॉलो करेंगे उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम सॉल्व देखेंगे कि हमारे पास जो सर्किट गिवन है उसमें मैश कितने हैं। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मैश इन द सर्किट। जब हम मैश का पता लगा लेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ मैश इतने हैं तो उनमें हम एक करंट की डायरेक्शन को एज्यूम करेंगे। आप किसी भी डायरेक्शन में उसको एज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद हम केवीएल अप्लाई करेंगे, मैश की इक्वेशन लिखेंगे और उन मैश की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मैश करंट फाइंड आउट करेंगे। जितने हमारे नंबर ऑफ मैश मिलेंगे उतनी ही आपकी मैश की इक्वेशन होगी। ये हमारे बेसिक स्टेप्स हैं जब हम मैश एनालिसिस को अप्लाई करते हैं। तो अब हम कोई सर्किट लेते हैं। सपोज कीजिए आपको जो प्रॉब्लम पूछी जाएगी पेपर में वो किस तरीके से होगी, इस तरीके से कि टू फाइंड आउट द मैश करंट इन द गिवन सर्किट। आपको कोई सर्किट दे दिया जाएगा और वहां से आपको कहा जाएगा कि मैश करंट को फाइंड आउट कीजिए, या कह सकता है कि मैश एनालिसिस की को यूज करके आप करंट को फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां मैश फाइंड आउट करने हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ मैश हैं। अगर आप इस सर्किट में देखते हैं तो आपको एक मैश ये वाला, दिस, एक ये वाला, एक ये वाला, 3 मैश मिलेंगे। अगर हम इसका नाम लिख लें ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है जी। हमने ये जो लिया है मैश 1 लिया था और उसकी डायरेक्शन दिखाई थी। अगर इसको मैं करंट मान लेता हूं I1, इसको I2 और इसको I3। आप ये डायरेक्शन अपने अकॉर्डिंग किसी भी साइड ले सकते हैं। हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ली है, आप क्लॉकवाइज चाहें एंटी क्लॉकवाइज चाहें, आप जिसमें लेना चाहें ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। क्या कि हमारे पास सर्किट में 2 चीजें होंगी। एक आपके पास वोल्टेज राइज होगा, क्या होगा, वोल्टेज राइज, और दूसरा वोल्टेज ड्रॉप। अब वोल्टेज राइज कब होगा, अगर मैं इस बैटरी को देखता हूं तो बैटरी की आपको दिख रहा होगा ये आपकी बड़ी प्लेट है, इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, और ये स्मॉल प्लेट है जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं। जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेंगे तो आपका वोल्टेज राइज होगा। वोल्टेज ड्रॉप कब होगा, जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेंगे तो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा। जब हम किसी एलिमेंट में करंट फ्लो कराएंगे तो करंट फ्लो होने के बाद हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब हम वोल्टेज ड्रॉप को माइनस साइन के साथ डिनोट करेंगे और वोल्टेज राइज को हमेशा प्लस साइन के साथ डिनोट करेंगे। इस चीज को आप अपने पास नोट कर लेना कि हम जब मैश एनालिसिस अप्लाई कर रहे होंगे तो वोल्टेज ड्रॉप को हम माइनस लेंगे
और वोल्टेज राइज को हम प्लस लेंगे। वोल्टेज राइज कहां, वोल्टेज ड्रॉप कहां होगा, किसी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे उनके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसमें हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होगा, वहां हमेशा माइनस साइन आएगा। लेकिन जब हम बैटरी में चल रहे होंगे तो हम डायरेक्शन से देखेंगे कि हम निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं या पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चल रहे हैं। अगर हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेंगे तो हम राइज करेंगे, कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं तो हम बढ़ते हैं, और ज्यादा से कम की तरफ आते हैं तो हम ड्रॉप करते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें अपना मैश कंसीडर करना है, कौन सा, जिस मैश में हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने लिखा इन मैश, कौन सा है हमारे पास, ए बी जी एच ए बी जी एच, कौन सा हो गया, ए बी जी एच ए। हम किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे। सपोज कीजिए आपके पास ये पॉइंट है, तो हमने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया। हमें सबसे पहला एलिमेंट रेजिस्टेंस मिला, और मैंने बताया आपको कि रेजिस्टेंस में जब भी करंट फ्लो करेगी तो वहां आपका ड्रॉप क्रिएट होगा। जब भी आपका ड्रॉप क्रिएट होगा तो हम साइन लगाएंगे माइनस का, माइनस ड्रॉप होगा वोल्टेज 7, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है और जो वहां करंट हमने मानी है जो फ्लो कर रही है। अभी यहां केवल I1 करंट फ्लो करेगी, तो ये आ जाएगा आपके पास 7I1। दूसरा एलिमेंट आपका है इस मैश का 8 ओम का रेजिस्टेंस। 8 ओम का रेजिस्टेंस कॉमन ब्रांच में है। आप देख रहे होंगे कि मैश नंबर 1 की भी एक ये ब्रांच है और मैश नंबर 2 की भी। इसका मतलब क्या हुआ, यहां जो करंट फ्लो करेगा वो दोनों मैश की कॉमन करंट होगी। अब करंट कॉमन कैसे करेंगे, हमने देखा I1 करंट जो है इस एलिमेंट से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और दूसरे मैश की जो करंट है वो इस तरीके से। अब दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। अगर अपोजिट होगी तो क्या होगा, डिफरेंसेज होंगे, यानी कि दोनों करंट एक दूसरे में से माइनस होगी। अब कौन सी करंट में से कौन सी करंट को माइनस किया जाए, ये डिपेंड करेगा कि हम किस मैश में इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने मैश नंबर 1 में लग रहे हैं, इसका मतलब हम मानेंगे कि मैश नंबर 1 की जो करंट होगी वो आपकी हाइयर होगी। तो 8 ओम में जब करंट फ्लो करेगा तो यहां माइनस होगा 8 I1 माइनस I2। इसके बाद जिस पॉइंट से हम यहां चलेंगे, अब ये वोल्टेज आपका छोटी प्लेट, ये बड़ी प्लेट, इसका मतलब माइनस से प्लस की तरफ चल रहे हैं, तो हमेशा वोल्टेज राइज होगा। तो वोल्टेज राइज में आएगा दैट इज 60 इज इक्वल टू 0। अब अगर इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो 7I1 माइनस 8I1 प्लस 8I2 प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 15I1 8 और 7 15 प्लस 8I2 इज इक्वल टू माइनस 60। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम मैश नंबर 2 को देखते हैं। तो मैश नंबर अगर हम 2 को देखते हैं तो हमारे पास कौन सा मैश बनेगा, इन मैश बी सी एफ जी बी, ये वाला मैश। अब अगर हम इस मैश में चलते हैं तो हम बी पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे सी की तरफ, तो हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा। रेजिस्टेंस में हमेशा ड्रॉप होगा तो लिखा जाएगा 12 इंटू I2, क्योंकि करंट कौन सी फ्लो कर रही है, यहां से I2। फिर से 10 ओम का रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो ये आपका कॉमन ब्रांच में है। अब अगर मैं कॉमन ब्रांच को देखता हूं तो कॉमन ब्रांच में क्या होगा कि जो करंट फ्लो करेगा वो हमेशा कॉमन होगी। अब करंट को चेक कर लेते हैं कि I2 करंट इस एलिमेंट से कैसे फ्लो कर रहा है, डाउनवर्ड, और I3 करंट अपवर्ड। ये दोनों डायरेक्शन फिर से अपोजिट हो गई, इसका मतलब ये फिर से माइनस होगा। अब कौन सा किस में से माइनस होगा, जिस मैश को हम कंसीडर कर रहे होंगे। तो हम कौन सा मैश कंसीडर कर रहे हैं, सेकंड मैश। तो सेकंड मैश की करंट कौन सी है, I2। तो हमने लिखा माइनस 10 I2 माइनस I3। अब दूसरे वाले मैश में माइनस
ये क्या है 8 ओम का रेजिस्टेंस। अब हम मैथ कौन सा कंसीडर करते हैं, सेकंड, तो I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं हम, तो -12 I2 माइनस 10 I2 प्लस 10 I3 माइनस 8 I2 प्लस 8 I1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 8 I1, हमने I1 वाली टर्म पहले लिख ली, 12 ये है, 10 ये है और 8 ये है, तो ये हो गया -30 I2 प्लस 10 I3 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। सिमिलर तरीके से हम थर्ड इक्वेशन के थर्ड के लिए लिखते हैं, जो मैथ हमारा थर्ड है उसके लिए लिखते हैं इन मैथ C D E F C। इसके लिए लिखेंगे तो हमारे पास C से D की तरफ चलेंगे तो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको लिखेंगे हम 5I3 माइनस 6I3। अब बैटरी लगी हुई है 15 वोल्ट की, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो ये आपका ड्रॉप होगा, और ड्रॉप होगा तो ड्रॉप के लिए हम साइन यूज करते हैं माइनस का, -10I3 माइनस I2, क्योंकि हम मैथ नंबर थर्ड को कंसीडर कर रहे हैं, इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -I3 माइनस 6I3 माइनस 15 माइनस 10I3 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं तो हमारे पास हमने 10I2 लिख लिया, 5 और 6 11 माइनस 10 21 I3 इज इक्वल टू 15। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। आपको पेपर में केवल ये इक्वेशन बनानी है, उसके बाद जो इक्वेशन को सॉल्व करना है वो हम कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। इक्वेशन 1 एंड 2 3 को सॉल्व करते हैं, तो मैं जो यूज कर रहा हूं वो मेरे पास कैलकुलेटर है 100 ms का, कैसियो का कैलकुलेटर है। इसमें मोड में हमें जाना है, मोड बटन है, मोड में जाएंगे, एक बार प्रेस करेंगे तो हमारे पास लिखा होगा कॉम्प और कॉम्प्लेक्स, दूसरे में HD REG बेस, तीसरे में लिखा होगा इक्वेशन, और इक्वेशन में आपको नीचे लिखा हुआ है 1, तो आपको कीपैड से 1 प्रेस करना है। अब वो पूछ रहा है अननोन्स, कितने अननोन्स हैं, तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स है उसमें 3 अननोन है, तो हम 3 अननोन में सेलेक्ट करेंगे, कीपैड से 3 को प्रेस करेंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है A1 की वैल्यू, तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है जिसमें हमारे पास I1 और I2 है लेकिन I3 नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे पास I3 का कोफिशिएंट नहीं है। तो कैलकुलेटर में जो इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है वो किस फॉर्म में लिखी हुई है, मैं उसको लिख देता हूं AX प्लस BY प्लस CZ इज इक्वल टू D, यानी कि x का कोफिशिएंट A, y का कोफिशिएंट B और z का कोफिशिएंट C। हमारे यहां न्यूमेरिकल्स में x I1 है, y I2 है, z I3 है और D जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इक्वल टू के इधर वो वैल्यू है। तो इक्वेशन नंबर 1 में जो -15 है वो आपकी A1 की वैल्यू है, तो हम वैल्यू एंटर करेंगे -15, B1 की वैल्यू 8, C1 यहां है नहीं तो वो 0 हो जाएगा, और D1 की वैल्यू -60। इसके बाद आपका A2 पूछ रहा है, A2 की जो वैल्यू होगी दैट इज 8, क्योंकि I1 का कोफिशिएंट है, B2 -30
C3 10 एंड D2 आपका 0। इसी तरीके से A3 करेंगे तो A3 तीसरी इक्वेशन में I1 का कोफिशिएंट 0 है, 0, B3 10, C3 -21 एंड D3 50। जब हम वैल्यू एंटर करेंगे तो वहां से इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो हमारे पास I1 की जो वैल्यू आएगी दैट इज I1 इज इक्वल टू 4.63 एम्पियर। I2 इक्वल टू प्रेस करोगे तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 1.185 एम्पियर। सिमिलर तरीके से आप इक्वल टू फिर से प्रेस करेंगे तो आपके पास I3 की वैल्यू आ जाएगी -0.149 एम्पियर। इस क्वेश्चन में जो I3 की वैल्यू है वो कैसे आई है, माइनस में आई है। माइनस का मतलब इतना है कि हमने जो वैल्यू कंसिडर की थी वो वैल्यू क्या है आपकी, जो वैल्यू हमने कंसिडर की है वो वैल्यू है आपका, जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया था वो आपका रिवर्स डायरेक्शन है। तो हमने I1 की वैल्यू निकाल ली, I2 निकाल लिया और I3 निकाल लिया, ये आपके आंसर आ जाते हैं। इस तरीके से सिंपल वे में आपका मैथ एनालिसिस का क्वेश्चन हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, अप्लाई मैथ एनालिसिस एंड ऑब्टेन द करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर इन द गिवन सर्किट। अगर आप पिछला वाला क्वेश्चन देखते हैं तो यहां आपके पास रेजिस्टेंस और केवल बैटरी कनेक्टेड थी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास एक करंट सोर्स भी अवेलेबल है। अगर करंट सोर्स अवेलेबल है और वो किसी आउटर ब्रांच में है तब आपका न्यूमेरिकल किस तरीके से होता है, तब हम उसको डिस्कस करते हैं। अगर कभी भी आपको न्यूमेरिकल्स में, मैथ एनालिसिस के न्यूमेरिकल में करंट सोर्स किसी आउटर ब्रांच में मिलता है तो इसका मतलब होता है कि वो क्वेश्चन आपका एक स्टेप सिंपल हो गया है। क्यों सिंपल हो गया है वो मैं डिस्कस करता हूं। कि करंट सोर्स किसी आउटर ब्रांच में मिला है, इसका मतलब है कि उस मेश की जो करंट है वो डायरेक्टली उस मैग्नीट्यूड, उस करंट सोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी जो उसमें गिवन है। अगर आपने उसकी जो डायरेक्शन एज्यूम की है वो सेम डायरेक्शन में एज्यूम की है, जैसे अगर हम यहां देखें तो I1 करंट की जो डायरेक्शन है सर वो क्लॉकवाइज में है और क्लॉकवाइज की जो डायरेक्शन है वो मैच कर रही है इस करंट सोर्स से। इसका मतलब I1 की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली कितनी हो जाएगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी I1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, मैं इसको हटा देता हूं, I1 की वैल्यू हो जाएगी सीधे सीधे 2 एम्पियर। अब हमें जो रिमेनिंग मैश है केवल उनमें अप्लाई करना है और I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है। चलिए तो अब हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट A है, ये हमारे पास B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये पॉइंट F है। अगर आपको सर्किट में करंट की डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है तो आप दोबारा से उसमें डायरेक्शन को एज्यूम नहीं करेंगे। चलिए तो हम मैश में अप्लाई करते हैं, इन मैश A B E F A। मैंने बताया था कि जब भी हम किसी रेजिस्टेंस से करंट फ्लो कराएंगे तो वहां हमेशा ड्रॉप होगा। तो 5 ओम में करंट I2 फ्लो करेगी तो यहां ड्रॉप होगा, तो ड्रॉप को हम साइन माइनस लेंगे, 5I2 माइनस 2। अब ये फिर से कॉमन, ये नीचे की तरफ,
ये ऊपर की तरफ, तो दोनों में डिफरेंस होगा। हम मैश कंसिडर कर रहे हैं दूसरा, तो दूसरे मैश की जो करंट है वो आपकी I2 है, तो I2 माइनस I3 हो जाएगा, माइनस 2 I2, क्योंकि ये भी डायरेक्शन डाउनवर्ड और ये अपवर्ड, तो यहां से हम लिख सकते हैं माइनस, सीधे सीधे हमने उसकी वैल्यू लिख ली 2 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आपके पास -5I2 माइनस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I2 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 5 और 2 7 और 2 9, -9I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू माइनस के 4। ये जो वैल्यू है ये क्या है, माइनस की वैल्यू है। तो इसका अगर मैं कलर चेंज कर लेता हूं, क्योंकि फिर ये रेड रेड में कंफ्यूज हो जाएगा, या इसको हम क्या करते हैं, रेड ही लिख लेते हैं और इरेजर का यूज करते हैं और यहां से इसको इरेज कर देते हैं, इरेज करके इसको साइड में लिख देते हैं, ये लिखी जाएगी -4। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2 फॉर मैश नंबर 3। इन मैश बी सी डी ई बी, तो यहां से इक्वेशन लिखी जाएगी -4I3 प्लस, ये प्लस साइन है, बड़ी बैटरी, ये छोटा है, तो प्लस से माइनस की तरफ चलेंगे तो ड्रॉप होगा, दैट इज -100 माइनस 2I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4I3 माइनस 100 माइनस 2I3 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2I2 माइनस 4 ये है, 2 ये है, दैट इज -6I3 इज इक्वल टू 100, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास 2 वेरिएबल की है, तो 2 वेरिएबल की इक्वेशन कैसे लिखी होती है, ax प्लस by इज इक्वल टू c। अब यहां x जो है वो I2 है, क्या है I2, और y I3 है। तो हमारे पास फिर से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हम इसको पहले क्लियर करेंगे, तो शिफ्ट दबाएंगे, मोड वाला बटन दबाएंगे, 3 नंबर दबाएंगे और इक्वल टू कर देंगे 2 बार, तो हमारा कैलकुलेटर रीसेट हो जाएगा। अब रीसेट होने के बाद फिर से मोड में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स, एचडी, आरईजी, बेस, फिर इक्वेशन 1 नंबर प्रेस करेंगे, अननोन पूछेगा, इस बार हमारे पास 2 अननोन है, तो हमने 2 का बटन प्रेस किया। अब हमने a1 की वैल्यू रखनी है, तो पहले वाले इक्वेशन में a1 की वैल्यू -9 है, तो हमने -9 कीपैड से प्रेस किया, इक्वल टू b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -4, a2 की वैल्यू 2 एंड b2 की वैल्यू -6, c2 की वैल्यू 100, इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे, तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज I2 इज इक्वल टू 3.52 माइनस साइन के साथ, एंड I3 की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू -17.84। माइनस आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका आंसर गलत है, माइनस आने का मतलब केवल इतना है कि आपने जो डायरेक्शन एज्यूम की थी वो केवल अपोजिट थी, उसका और कोई मतलब नहीं है।
तो यहां से हमारे पास I2 और I3 की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन गिवन है, यूजिंग द मैश एनालिसिस फाइंड आउट द करंट इन 20 ओम, 40 ओम एंड 15 ओम रजिस्टर इन द गिवन सर्किट। लेकिन अगर हम देखें तो हमें पिछले क्वेश्चन में भी करंट जो फाइंड आउट करनी थी वो 5 ओम से करनी थी। तो 5 ओम से जो करंट फ्लो कर रही थी वो आपकी I2 थी। इसका मतलब जो I2 करंट होगी वही आपकी 5 ओम से करंट फ्लो कर रही होगी, तो उसकी वैल्यू I2 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 5 ओम से जो करंट फ्लो करेगी उसका मैग्नीट्यूड I2 इक्वल टू माइनस 3.52 होगा। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास 4 मैश है। एक मैश ये है, मैं डायरेक्शन ड्रॉ कर देता हूं। दिस I1, this I2, this I3, this I4। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। अब अगर हम मैश देखें तो हमारे पास 4 मैश है, लेकिन 2 मैश में जो हमारे पास करंट सोर्स है वो आउटर ब्रांच में है। तो इन मैश ए, बी, आई, जे, ए में हम करंट की वैल्यू सीधे लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर इन मैश डी, ई, एफ, जी, डी। जो हमारे पास I4 है इज इक्वल टू माइनस 0.6 एम्पियर। अब आप कहेंगे कि हमने माइनस क्यों लिया? ये माइनस हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमने जो मैश की डायरेक्शन मानी है वो हमारे करंट सोर्स की डायरेक्शन से अपोजिट है। अगर हमने इसकी डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज में लिया होता तो हमारी I4 की वैल्यू भी पॉजिटिव होती। अगर हम करंट सोर्स से अपोजिट डायरेक्शन लेंगे तो वो साइन आपका माइनस में आएगा। अब हम लिखते हैं जिस मैश में हमें केवीएल अप्लाई करना है, इन मैश बी, सी, एच, आई, बी माइनस 20 I2 माइनस 15 I2 माइनस I3। क्यों? I2 आपकी डाउनवर्ड है, ये आपकी अपवर्ड है, दोनों अपोजिट है। अपोजिट होंगे तो दोनों में के बीच में साइन माइनस आएगा। कौन सा किस में से सब्ट्रैक्ट होगा वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मैश कंसिडर कर रहे हैं। मैश हम कंसिडर कर रहे हैं बी, सी, एच, आई, बी और उस मैश की करंट है I2। इसका मतलब I2 हाइयर होगी, तो I2 माइनस I3। इसके बाद आपका वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। अगर ज्यादा से कम की तरफ चलते हैं तो हमेशा ड्रॉप होता है, ड्रॉप को हम माइनस साइन से कंसिडर करते हैं। माइनस 60 I2 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 20 I2 माइनस 15 I2 प्लस 15 I3 माइनस 10 माइनस 16 I2 प्लस 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो माइनस 20 और 35 और 60 95 I2 प्लस 15 I3 इज इक्वल टू माइनस 20। This is equation number 1. Now we apply mesh analysis in
mass in mass C D G H C। तो इक्वेशन बनेगी आपके पास -40 I3 -100 I3 -I4। क्यों? ये नीचे ये ऊपर, लेकिन I4 की वैल्यू हमने माइनस ली है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.6 प्लस 10 -15 I3 I2 इज इक्वल टू 0। तो -40 I3 100 I3 -60 प्लस 10 -15 I3 प्लस 15 I2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 15 I2 -40 और 140 और -155 I3 -60 प्लस 10 -50 इज इक्वल टू 50। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, फिर से हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। दो अननोन की इक्वेशन है तो हमने दो अननोन की इक्वेशन सेट कर ली है। तो a1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से -95, b1 15, c1 -20, a2 की वैल्यू 15 -155 50 इक्वल टू, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाती है I2 इज इक्वल टू 0.162 एम्पियर, I3 इज इक्वल टू -0.3068 एम्पियर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के जो आंसर आ जाते हैं वो आपके ये आंसर हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करने के लिए छोड़ देता हूं। आप मुझे इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर आपके पास क्या होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर रहा हूं। किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर है आपके पास, नोट कर लीजिए, 8449293029। मेरा नाम है लोकेंद्र कुमार। चलिए तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप लोग इन क्वेश्चंस को करके देखिए। अब यहाँ एक नए टाइप का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि आपको मैश एनालिसिस को यूज करके मैश करंट फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ नया क्या है कि अगर आप देख रहे हो तो ये जो करंट सोर्स है ये आपके किसी कॉमन ब्रांच में अवेलेबल है। अगर जब भी कोई करंट सोर्स किसी कॉमन ब्रांच में अवेलेबल होगा तो वो केस आपका बन जाएगा सुपर मैश का केस। कैसा बन जाएगा? ये मैश आपका सिंपल मैश से सॉल्व नहीं होगा, ये आपका सॉल्व होगा सुपर मैश से। तो सुपर मैश आपका कब बनता है? सुपर मैश बनता है आपका when current source present in common branch। ठीक है जी।
हम प्रैक्टिस वही करते हैं, सबसे पहले मैथ्स फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मैथ्स कितने हैं। तो यहाँ आपको दिख रहे होंगे कि आपके पास 3 मैथ्स हैं, 1 2 3, जिसके लिए हमने करंट मान ली I1 I2 और I3। उसके बाद हमने नाम लिखे हुए हैं GHABCDEF। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको उसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है कि जो आपका करंट सोर्स सुपर मैश बना रहा है हम उसको ही एनालाइज कर लें। अब उसको एनालाइज करने के लिए हम देखते हैं क्या कि जो करंट सोर्स है उससे करंट कैसे फ्लो कर रही है। तो अब मैं देखता हूं कि जो करंट है ये नीचे जा रही है I1 और I2 को ऊपर जा रही है। दोनों करंट एक दूसरे के डिफरेंस है। जब ये डिफरेंस से होगा तो जाहिर सी बात है एक दूसरे से माइनस होगा। अब कौन सी करंट किस में से माइनस होगी वो डिपेंड करेगा कि किस मैच की करंट करंट सोर्स की डायरेक्शन से मैच कर रही है। यहां अगर हम देखें तो I2 करंट मैच कर रही है तो हम लिख सकते हैं I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 5। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब आप कह रहे हैं कि हमने जो डायरेक्शन मानी है वो अपने हिसाब से मानी है, हम इस डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते थे। तो अगर आपके I1 की डायरेक्शन मैच करती सोर्स से तो हम I1 माइनस I2 लिखते हैं। अगर हमने दोनों सोर्स की डायरेक्शन एक साथ मान ली है तो उस केस में आपका साइन प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद जब हम एनालाइज करेंगे तो वो हमारा सुपर मैश एनालाइज होगा। तो उसके बाद क्या बनेगा, इन सुपर मैश GHADEFG। अब हम जब इस मैश को एनालाइज करेंगे तो हम ये वाला करंट सोर्स को एनालाइज नहीं करेंगे, लेकिन जो करंट जिस मैश में फ्लो कर रही है हम उसी को कंसिडर करेंगे। तो इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं -5I1 -2I2 -6I2 -I3 प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहां से उसको सिंप्लीफाई कर लें, -5I1 -2I2 -6I2 प्लस 6I3 इज इक्वल टू -60। तो ये आ जाएगा आपके पास -5I1 -8I2 प्लस 6I3 इज इक्वल टू -60। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इन मैश ABCDA तो इक्वेशन बन जाएगी -3I3 -50 -6I3 -I2 I3 -I2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3I3 -50 -6I3 प्लस 6I2 इज इक्वल टू 0। तो 6I2 माइनस 9I3 इज इक्वल टू 50। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। On solving equation 1, 2 and 3 हमें क्या मिलेगा, इनका सॉल्यूशन मिलेगा। इक्वेशन नंबर 1 को मैं रीराइट कर लेता हूं, -I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 5। नाउ फिर से हम अपने कैलकुलेटर में इक्वेशन ओपन करते हैं। फिर से हमारे पास 3 अननोन की इक्वेशन है, 3 सेलेक्ट किया, I1 की वैल्यू -1, I2 की वैल्यू 1, C1 की वैल्यू 0, D1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू -5, B2 की वैल्यू -8, C2 की वैल्यू 6
एंड D2 की वैल्यू -60, A3 की वैल्यू 0, B3 की वैल्यू 6, C3 की वैल्यू -9, 50। यहां से हमारे पास जो वैल्यू आती है कैलकुलेट करके, दैट इज I1 इज इक्वल टू 0.7407 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 5.740 एम्पियर एंड I3 इज इक्वल टू -1.7। तो इस तरीके से आपका जो सुपर मैथ्स का क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। केवल इतने ही टाइप के क्वेश्चन आपके मैथ्स एनालिसिस में आपसे पूछे जा सकते हैं। हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, लेक्चर हमारे पसंद आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल जो है वो है LK क्लासेस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम नोडल एनालिसिस को स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।